नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है दिल है तुम्हारा और इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले के दोनों पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और उस लिंक पर क्लिक करके दोनों पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस तीसरे पार्ट को हम शुरू करते हैं। सुबह हो चुकी थी। विजय घर से अपने दोस्त धनराज के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों ही लोग इस रिश्ते को लेकर राजी हो जाते हैं और ब्याह की तिथि भी तय हो जाती है। पंडित दोनों की कुंडली के हिसाब से ब्याह 1 महीने बाद का रखते हैं। वक्त अपनी चाल से चलता रहता है और धीरे धीरे 15 दिन गुजर जाते हैं। पत्र के जरिए सभी रिश्तेदारों और करीबियों को विवाह का निमंत्रण पहुंचा दिया जाता है। विजय घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी वहां डाकिया आता है और विजय के पास आकर कहता है, डाकिया, सरपंच जी, आपका खत आया है, शहर से आपके बेटे ने लिखा है और ले लीजिए। विजय खत लेकर उसकी रजिस्ट्री पर साइन कर देता है और डाकिया वहां से चला जाता है। खत में लिखा था कि वीरेन की फीस के लिए 2000 रुपये की सख्त से सख्त ज़रूरत है और पैसे डाकिए के माध्यम से ना भिजवाएं, इससे काफ़ी समय लग जाता है, रुपये अनूप भैया के हाथों से भिजवा दें। विजय मन ही मन सोचता है, भला अभी तो कुछ पैसे भेजे थे, अब फिर से इतनी जल्दी रुपयों का इंतजाम कैसे किया जाए। मेरे पास तो अभी 1500 रुपये ही हैं और 500 रुपये का इंतजाम कैसे करूं। वह सोचता है, चलो 1500 रुपये ही भेज देता हूं और बाकी के रुपये बाद में भेज देंगे। विजय अनूप को अपने पास बुलाता है और कहता है, अनूप, शहर से वीरेन का खत आया है, उसने फीस के लिए 2000 रुपये मांगे हैं। विजय अनूप के हाथ में रुपए रखते हुए कहता है, ये लो 1500 रुपये और उसे दे देना और बाकी के पैसे का वो जल्द ही इंतजाम करके भेज देंगे। अनूप कहता है, आप भी काका, अरे वीरेन ने 2000 रुपये की ज़रूरत है वीरेन को और आप उसे सिर्फ 1500 रुपये ही दे रहे हो। विजय कहते हैं, हाँ मुझे पता है, परंतु मेरे पास अभी इतने ही रुपये हैं तो तू इतने ही दे दे। अनूप कहता है, काका बुरा ना मानो तो ये कुछ 1000 या 1200 रुपये मेरे पास भी पड़े हैं जो आपने मुझे फसल बेचने पर दिए थे, क्यों न उसी में से 500 रुपये मैं दे दूं। विजय, नहीं, हरगिज नहीं, वो रुपये तेरे हैं और उसे तू अपने पास ही रख। तू जानता है तेरी काकी को, अगर तू आज उन्हें खर्च कर देगा तो आगे तू क्या करेगा। अनूप कहता है, अरे काका, उन रुपयों का भला मैं क्या करूँगा, जब कभी मुझे जो चाहिए होता है वो तो मिल ही जाता है और फिर वो मेरा छोटा भाई है तो मेरा भी तो उसके लिए कोई फ़र्ज़ बनता है। क्या आप ही सारे फ़र्ज़ निभाओगे, मुझे भी तो कुछ फ़र्ज़ निभाने दो। विजय खुशी से भावुक होकर कहते हैं, सच में तेरा दिल बहुत बड़ा है, हर वक्त सिर्फ दूसरों की ही चिंता करता रहता है और वो कभी तुझे अपना नहीं समझते हैं, फिर भी तू उनके लिए मरा जा रहा है। अनूप, अरे काका, सोचो जिस दिन हमारा वीरेन डॉक्टर बनेगा उस दिन हमारा भी तो नाम बढ़ेगा और मेरा रुतबा भी तो बढ़ेगा, लोग मुझे डॉक्टर का भाई कहेंगे। बस आप मुझे शहर जाने की इजाज़त दे दो। विजय, हाँ मुझे पता है, तू अब किसी की नहीं सुनने वाला है। ये पकड़ रुपये, तुझे जो अच्छा लगे वही करना। और हाँ, अब शादी की तारीख भी नज़दीक आ गई है और 3-4 दिन में शादी की रस्में भी शुरू होने वाली है। तब तक तू भी शहर घूम लेना और 3 दिन बाद उसे अपने साथ में लेके आना है। इतना सुनकर अनूप शहर जाने के लिए तैयारी करने लगता है। वह तैयार हो ही रहा था कि तभी वहाँ विशाखा आ जाती है। अनूप को सजते संवरते देखकर विशाखा पूछती है, भैया आप कहाँ जा रहे हो इतने सज संवर के। अनूप कहता है, कहीं नहीं, बस शहर जा रहा हूँ, तू बता तेरे लिए शहर से क्या लाऊं। विशाखा, कुछ नहीं, वैसे भी भैया आपके पास पैसे कहाँ हैं इतने कि आप मेरे लिए कुछ ला सको। अगर कुछ लाना ही है तो अपने लिए कुछ लेकर आना, कुछ नए कपड़े खरीद लाना, बहुत दिनों से देख रही हूँ आप यही कपड़े पहने रहते हो। अनूप मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत समझदार हो गई है मेरी लाडो, बड़े ज्ञान की बातें करने लगी है। अरे तेरा ये भाई इतना भी गया गुजरा नहीं है कि तेरी कोई ख्वाहिश पूरी ना कर सके। अरे पगली, रुपयों की चिंता तू क्यों करती है, मेरे होते हुए तू बस फरमाइश कर। विशाखा मुस्कुराते हुए
अनूप के गले लग जाती है और कहती है, मेरे प्यारे भैया, आपको अगर मेरे लिए कुछ लाना ही है तो मेरे लिए एक सूट ले आना, अगर रुपये बचे तो। अनूप विशाखा का सर चूम कर कहता है, हाँ मेरी लाडो, मैं तेरे लिए एक अच्छा सा सूट जरूर लेकर आऊँगा। अरे मेरी तो अकेली एक तू ही तो बहन है, और उसकी भी ख्वाहिश पूरी ना करूं। और अनूप शहर के लिए चल देता है। विशाखा कहने को तो विनीता की बेटी थी, परंतु स्वभाव से वह अपने पिता विजय की तरह कोमल हृदय की थी। वह हमेशा ही अनूप का पक्ष लेती थी, जिसके चलते उसकी लड़ाई कभी कभी अपनी माँ से भी हो जाया करती थी। अनूप घर से निकला ही था कि तभी कई बार की तरह इस बार भी किरण उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और शरारत भरे अंदाज में कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो, हमसे नजर चुरा के। अनूप झुंझलाते हुए, अरे कहीं भी जाते हो तो उससे मतलब, तू अपने काम से मतलब रखा कर, हमारी फिक्र मत किया कर, यही तेरे लिए ठीक होगा, समझी। किरण कहती है, अरे राजा, हम तो अपना काम ही कर रहे हैं, यही तो हमारा काम है कि तुम्हारा ख्याल रखें, और बात फिक्र की है तो वो हम ना करें तो फिर क्या वो कोमल करेगी जो तुम्हारा दिल दुखाती है। अरे हम तो कह रहे हैं कि वो ठहरी पढ़ी लिखी लड़की और तुम ठहरे अनपढ़ गंवार। अरे एक दिन तो ऐसा होना ही था, सो हो गया। अरे तुम क्यों चिंता करते हो, हम हैं ना तुम्हारे लिए। अनूप, सुन, तेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, तुझसे शादी करने की बजाय हम जिंदगी भर कुंवारा रहना पसंद करेंगे, समझी। और तुझे कई बार कह चुके हूँ कि मेरा रास्ता मत रोका कर, और तुझे मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस अपनी फिक्र किया कर। हाँ, मेरी फिक्र करने के लिए मेरे अपने हैं, इसलिए तेरी ज़रूरत नहीं है, समझी। किरण मुंह बनाते हुए कहती है, बड़े देखे तेरी फिक्र करने वाले, उन लोगों को तुम्हारी जरा सी भी फिक्र होती तो घर में सबसे बड़ा है तू, तो तेरा ब्याह सबसे पहले करवाते, क्यों नहीं किया बताओ। आखिर दिखा ही दिया ना कि वो तुमसे ज़्यादा अपने लड़कों को चाहते हैं। अनूप गुस्से में चिढ़कर, देख किरण, तू बेमतलब की बात मत कर, मेरे काका के बारे में तो बिल्कुल मत बोल। अरे तेरी जैसी लड़की क्या जाने वो क्या है, अगर हम कल कह दे तो वो मेरा ब्याह कल ही करा दे। किरण कहती है, तो क्यों नहीं करवाए, अरे बड़े लट्टू बने घूम रहे हो उस कोमल के पीछे, फिर क्यों नहीं की शादी तेरी उसके साथ। अरे तू तो बड़ा भोला है, तू क्या जाने। बात तो ये है कि वो पढ़ी लिखी है और तू अनपढ़ है, और पढ़ी लिखी लड़की का ब्याह तो वो अपने अनपढ़ लड़के से ही तो करवाएंगे ना। जिन जख्मों को वो मिटाना चाहता था, किरण ने उन जख्मों को फिर से एक बार हरा कर दिया था, और अनूप जब भी कोमल का नाम सुनता तो उसका दिल उदास होकर रो पड़ता। अब ये तो उसका दिल ही जानता था कि उसने खुद को किस तरह संभाल रखा है। एक बार फिर किरण ने कोमल का जिक्र करके उसे उदास होने पर मजबूर कर दिया था। अनूप को किरण की बातें परेशान कर रही थी। वो गुस्से में किरण को अपने सामने से हटाता है और कहता है, तू अपना ये ज्ञान अपने ही पास रख, मुझे तेरे ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं तो चला। और अनूप वहाँ से शहर के लिए चला जाता है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। इधर विजय के घर पर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। घर में सब लोग बहुत खुश थे, परंतु विजय अब भी उदास थे। तभी विनीता कहती है, अरे घर में शादी है और आप यहाँ उदास बैठे हो, क्या आप खुश नहीं हो इस शादी से। विजय कहते हैं, खुश तो हूँ, परंतु ये सोचकर मन उदास हो जाता है कि आज तो हम लोग हैं, परंतु हमारे बाद उसकी देखभाल कौन करेगा, वो तो बिल्कुल अकेला रह जाएगा। मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरे मरने से पहले उसका भी घर बस जाए, ताकि मैं चैन से मर सकूं। विनीता कहती है, अरे खूब हट्टा कट्टा है, तुम क्यों चिंता करते हो उसकी। अरे मेहनत मजदूरी करके 2 रोटी तो खा ही लिया करेगा, और आप ये मरने मारने की बात मत किया करो। अरे चिंता है तो उसका भी ब्याह कर देना जब कोई रिश्ता आए तो। विनीता की बातों को सुनकर पहली बार उसे उसकी कोई बात अच्छी लगी कि वो उसके ब्याह के लिए थोड़ी तो फिक्र रखती है। तब तक वहां धनराज भी आज पहुंचे। धनराज को देखकर विजय कहते हैं, अरे विनीता, अंदर से एक कुर्सी लेकर आओ, देखो तो आज मेरा यार आया है। धनराज हंसते हुए कहता है, यार नहीं कहो, समधी कहो, समधी आए हैं, और अब तो भाभी जी हमारी समधन हुई।
विजय कहते हैं, हाँ समधी भी है और उससे पहले मेरा दोस्त है, समझा। दोनों हंसकर एक दूसरे को गले मिलते हैं और विनीता तब तक कुर्सी लेकर आती है। दोनों लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं और विनीता विशाखा से चाय बनाने के लिए कहती है, परंतु धनराज मना कर देता है कि वह अभी अभी घर से खाना खाकर निकले हैं और अब तो इस घर का पानी तभी पिएंगे जब उनकी बेटी इस घर की बहू बनकर आएगी। वे दोनों एक दूसरे की राजी खुशी पूछते हैं। तभी विजय हंसते हुए कहते हैं, और सुनाओ, आज क्या रास्ता भूल गए जो यहाँ आना हुआ, कोई काम था? धनराज कहते हैं, काम क्या, शादी का सामान खरीदने आया था तो सोचा अपने समधी जी से मिलते चलूं। वैसे भी तुम तो अब हमारे घर आओगे नहीं तो मैं ही चला आया। विजय मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों नहीं आएंगे? अरे जरूर आएंगे, और पूरी की पूरी फौज लेकर आएंगे अपनी बिटिया को लेने के लिए। धनराज कहते हैं, बिटिया का मतलब क्या है? विजय कहते हैं, अरे तुम्हारी बिटिया कहो या हमारी बिटिया, बात तो एक ही है। अरे वो हमारे घर की बहू जरूर होगी, पर हमारे लिए तो हमारी बिटिया ही रहेगी, जैसे कि हमारी विशाखा है। धनराज थोड़ा भावुक होकर कहते हैं, यार कोई अच्छे पुण्य किए हैं हमने जो तुम जैसे उच्च विचारों वाले घर परिवार नसीब हुआ है हमारी बिटिया को। विजय कहते हैं, अरे ये कहकर हमें शर्मिंदा मत करो यार, हमने भी कोई पुण्य किया होगा जो पढ़ी लिखी और संस्कारी बिटिया हमें बहू के रूप में मिल रही है। धनराज इधर उधर ताकते हुए कहते हैं, अरे दामाद बाबू नहीं दिखाई दे रहे? विजय कहते हैं, वीरेन शहर से आता ही होगा, अनूप गया है शहर से उसे लेने, और तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अरे बारात तक तो वो आ ही जाएगा, वैसे ही आज कल में आने वाला है। दोनों की वार्तालाप जारी थी, एक दूसरे की तारीफ करते तो कभी एक दूसरे की शैतानियां बताते। तभी सामने से अनूप वहां आ जाता है। अनूप को आता देख दोनों के चेहरे पर चमक आ जाती है। तभी विजय खड़े होकर अनूप से कहते हैं, अरे अनूप, घूम आए शहर? और कैसा लगा शहर? खूब मजे किए होंगे। और वीरेन कहाँ है, वो तेरे साथ नहीं आया? इतना पूछने पर भी अनूप खामोश और उदास था। वह कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस वह चुपचाप खड़ा सुन रहा था। विजय, अरे बोलेगा भी कुछ या नहीं? वीरेन आ रहा है या किधर गया? इतना कहकर विजय इधर उधर देखने लगता है, परंतु उसे वीरेन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। अब विजय का पारा चढ़ने लग गया। विजय अनूप का कोई भी जवाब ना पाकर गुस्से से चिल्लाता है, अरे कुछ तो बोल, क्यों बुत की तरह गूंगा बना खड़ा है? वीरेन कल आएगा या क्या कहा है उसने? अनूप कुछ नहीं बोलता, बस विजय को पकड़कर एक कमरे में लेकर जाता है। काका, अब ये शादी नहीं होगी। विजय, क्यों, क्या हुआ? मैं पूछता हूँ क्यों नहीं हो पाएगी ये शादी? क्या वीरेन ने आने से मना कर दिया है? अनूप उदास था, क्योंकि वो जानता था कि यदि यह शादी ना हुई तो उसके काका की गांव में बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और हो सकता है लोग उन्हें बिरादरी से अलग कर दें। शादी के कार्ड भी बढ़ चुके थे। बस मन में उनके एक ही बात चल रही थी कि आखिर काका को कैसे समझाए। तभी विजय उसका ध्यान तोड़ते हुए कहते हैं, तू साफ साफ बता, उसने तुझे क्या कहा है? अनूप, काका उसने मुझसे कहा है कि वो ये शादी नहीं करेगा, वो किसी और लड़की से प्यार करता है और वह उसी से शादी करेगा। विजय कड़े शब्दों में कहता है, तूने कहा नहीं कि ये मेरा फैसला है? उसकी इजाज़त नहीं मांग रहा हूँ मैं, और उसकी हिम्मत कैसे हो गई इस शादी को मना करने की? आने दो उसको, फिर उसकी खबर लेता हूँ। अनूप, मैंने पहले ही कहा था काका कि वीरेन से इस बारे में एक बार पूछ लो, पर आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अगर उसे वक्त से बुलाकर पूछ लेते तो यह नौबत नहीं आती। विजय गुस्से में लाल पीला होते हुए कहता है, अच्छा, मैं पूछ लेता उससे। याद रखो, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बाप नहीं है, समझे? अनूप, काका यह बात उसकी जिंदगी की है। आखिर अब वो बड़ा हो गया है और हमें समझ लेना चाहिए था कि वह अपनी शादी का फैसला खुद ले सकता है। विजय, बड़ा हो गया है और फैसले भी लेने लगा है, इतना बड़ा कि अब वह अपने बाप की बात भी टालने लगा। अरे मैं पूछता हूँ,
कि उसका ये बड़प्पन तब कहाँ जाता है जब स्कूल की फीस भरनी होती है, तब तो बाप की मर्जी चलती है। अरे उसकी कौन सी इच्छा थी जो मैंने पूरी नहीं की हो। बचपन से अब तक उसने जो भी मांगा मैंने उसे दिया। उसने कहा हमें डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया। जब वो रुपये की जरूरत थी तब मेरा फैसला सर आंखों पर, और जब खुद के पैरों पर खड़े हो गए तो अब बाप का कोई अधिकार ही नहीं रहा। उसने एक बार भी अपने पिता की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। और विजय कहते कहते भावुक होकर रोने लगते हैं। अनूप विजय को गले लगाकर उनके आंसू पोंछते हुए कहता है, काका आप क्यों चिंता कर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। विजय, क्या ठीक हो जाएगा? अरे ये शादी ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। कल तक चौपाल पर जिन लोगों को निर्णय सुनाता था मैं, वही लोग कहेंगे कि मेरा निर्णय घर में ही फेल हो गया। अरे तब क्या जवाब होगा मेरे पास? मैं किस मुंह से कहूंगा जाकर अपने दोस्त से कि अब ये शादी नहीं होगी? तू बता। विजय अपनी आंखों पर जमे आंसुओं को पोंछता है और कहता है, अनूप तू कल ही मुंशी को बुलाएगा, मैं जीते जी अपनी जमीन तेरे और विवेक के नाम कर दूंगा। अगर उसे अपने फैसले लेने का खुद हक है तो ये जमीन मेरी है, मैंने अपने पैसों से खरीदी है और उसे किसी को देना है, इस बात का फैसला लेने का भी मेरा हक है। तब तक विनीता भी वहां आ जाती है और ये सब सुनकर कहती है, कैसी अनर्थ बातें कर रहे हो आप? अरे वो हमारा बड़ा बेटा है, उसे इतनी बड़ी सजा मत दो। कहाँ जाएगा वो अगर आप उसे अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर देंगे तो? विजय चिल्लाकर कहते हैं, आज से वो मेरे लिए मर चुका है। वो मेरा बड़ा बेटा नहीं है। मेरा बड़ा बेटा मेरे सामने खड़ा है, मेरा अनूप। उसके लिए इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, कहीं भी जाए मुझे उससे कुछ नहीं कहना। और एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में जिस किसी ने उसकी तरफदारी की उसे भी घर से बाहर कर दिया जाएगा। आज विजय के गुस्से की ज्वाला में कोई हाथ भी डाल सके इतनी भी हिम्मत किसी में नहीं थी, किसी में भी नहीं। जो विनीता विजय पर हर बात पर हावी रहती थी, आज वो भी सिर्फ चुपचाप सुन रही थी। विजय के गुस्से के कारण उसकी बेटी विशाखा भी सहम चुकी थी, परंतु वो जानती थी कि विजय के गुस्से को कोई शांत कर सकता है तो वह है अनूप। विशाखा इशारे में अनूप को विजय को शांत करने के लिए कहती है। तभी अनूप आगे बढ़कर अपने काका से कहता है, काका आपको जो भी करना है आप कर लेना, मैं नहीं रोकूंगा। पर अभी आप ये सब प्यार से धनराज काका को समझाओ जाके, अब उनके पास ही इसका हल है। विजय, परंतु किस मुंह से कहूं जाकर उससे? मुझे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है। अब करें तो क्या करें? अनूप विजय को सांत्वना देते हुए कहता है, काका क्यों नहीं समझेंगे वो आपकी बात को? आखिर है तो वो भी एक इंसान ही, और फिर वो आपके पुराने मित्र भी ठहरे, वो जरूर ही आपकी बात को समझेंगे। आप कोशिश तो कीजिए एक बार। जाइए काका, जाइए। अनूप की बातों को सुनकर विजय के मन को धैर्य मिलता है और वह अपने आंसुओं को पोंछकर कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर घर के बरामदे में बैठकर धनराज विजय का इंतजार कर रहा था। तभी विजय घर से बाहर आकर धनराज के सामने खड़े हो जाता है। विजय को देखकर धनराज कहते हैं, आओ समधी जी, बड़ी देर कर दी, कर ली ना बात? कब आ रहा है? अरे कोई ना कोई काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं आया होगा। तुम भी ना बिना मतलब ही परेशान हो जाते हो। अरे नई पीढ़ी के लोगों के पास इतना टाइम ही कहाँ रहता है कि लोग हमारी तरह आराम तो नहीं फरमाते हैं कि उनके पास टाइम ही टाइम हो। धनराज की बातों को सुनकर विजय की आंखों से आंसू छलक उठते हैं और वह रुआंसा हो जाता है। रुआंसा होने के कारण उसके होठ कपकपाने लगते हैं। वह कपकपाते हुए धनराज से कहता है, यार अब हमें समधी ना बोल, मैं तेरा समधी बनने के लायक ही नहीं हूँ। धनराज सकते में आ जाता है और अचंभित होते हुए कहता है, यार तू ये क्या कह रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तू कहना क्या चाहता है। मुझे साफ साफ बता, आखिर बात क्या है? विजय कहते हैं, कैसे बताऊं कि वीरेन ने शादी करने से इनकार कर दिया? किस मुंह से बताता तुझे? धनराज विजय को झटकते हुए कहता है, क्या कह रहा है तू? क्या शादी के लिए वीरेन ने मना कर दिया? विजय,
हाँ, उस अभागे ने मना कर दिया है ये शादी करने से। धनराज, क्यों मना कर दिया उसने इस शादी से? अरे कौन सी कमी है मेरी बेटी में? पढ़ी लिखी, संस्कारी और सुंदर है। विजय, यार तेरी बेटी तो लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। उसमें कोई कमी नहीं है। वो जिस घर में भी जाएगी वो घर रोशन हो जाएगा। अरे मेरा बेटा ही कपूत निकल गया है। धनराज, अब मैं क्या करूं, तू बता। अरे हर जगह शादी का निमंत्रण भेज दिया। अब तो लोग आएंगे तो उन्हें क्या बताऊंगा कि अब यह शादी नहीं होगी, क्योंकि शादी टूट चुकी है। वो पूछेंगे कि शादी का टूटने का क्या कारण है, तो तू ही बता क्या कहेंगे। विजय गुस्से में कहता है, कह देना शादी के लिए जो लड़का देखा था वो मर चुका है। धनराज आंखों में आंसू लिए हुए कहता है, अरे तेरे ऐसे कहने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे कैसे समझाऊं अपनी बेटी को जिसने शादी के लिए कितने ही सपने सजोए हैं। अरे तेरे बेटे की फोटो को अपने मन में बसाए बैठी है। कैसे कह दूं कि बेटी अब सब कुछ भूल जा। कल ही तो उसकी शादी के लिए गहने बनवाए थे। कल की ही तो बात है। सज धज कर खुद को आईने में देख रही थी, एक दुल्हन की तरह। अब क्या कहूं जाकर उससे, ये मुझे तू ही बता। बता ना, है कोई रास्ता तेरे पास जिससे हमारी बेटी की डोली उठ सके? अगर तुझे पता था कि तेरा बेटा तेरी बात नहीं मानेगा तो तुझे अपने बेटे से पूछकर ही इस शादी को तय करना चाहिए था। ऐसा किया होता तो ये नौबत नहीं आती। विजय कहता है, अरे मैं नहीं जानता था कि वो शादी के लिए मना कर देगा। मैं नहीं जानता था कि वो इतना होशियार हो गया है कि वो अपने फैसले खुद लेने लगा है। मुझे माफ़ कर दे मेरे यार, मैं तेरा और तेरी बेटी का गुनहगार हूँ। तू आज जो भी सज़ा देगा मुझे आंख बंद करके मंजूर है। धनराज, तुझे सज़ा देने से क्या मेरी बेटी की शादी हो जाएगी? क्या मेरी इज्जत वापस लौट आएगी? तू तो मेरी व्यथा को ज़रूर ही समझता होगा, क्योंकि तू भी तो एक बेटी का बाप है। अब तू ही बता मैं क्या करूं? विजय, अब तो बस एक ही रास्ता है कि अनूप और कोमल का ब्याह कर दिया जाए। बस यही एक रास्ता है। धनराज, परंतु कैसे संभव है ये शादी? कहाँ मेरी बेटी पढ़ी लिखी और कहाँ अनूप अनपढ़? कैसे संभव है ये रिश्ता? क्या इस रिश्ते के लिए हमारी बेटी मानेगी? मेरे हिसाब से तो कभी नहीं मानेगी। विजय, अरे क्यों नहीं मानेगी? जरूर मानेगी। क्या कमी है अनूप में? रंग रूप से गोरा है और मेहनती है। और फिर मेरा अनूप दिल का बहुत अच्छा इंसान है। वो तुम्हारी बेटी को अपनी पलकों पर रखेगा। और तुम्हारी बेटी अगर आगे भी पढ़ना चाहे तो भी वो उसे आगे भी पढ़ाएगा। तुम एक बार समझा कर तो देखो। समझाने से क्या जाता है, शायद मान जाए। मुझे तो पूरा भरोसा है कि कोमल बिटिया मान जाएगी। वो संस्कारी लड़की है, तुम्हारी बात को नहीं टालेगी। धनराज, हाँ, जरूर कोशिश करूँगा। बेटी मानेगी तो ही ये शादी करूँगा, नहीं तो मैं हरगिज़ भी ये शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी बेटी मेरा आदर करती है। इसलिए मैं भी उसकी हाँ के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब चलता हूँ। और हाँ, तुम भी अनूप से बात कर लेना। और धनराज वापस घर चले जाते हैं। इधर विजय का मन भी कुछ हल्का हो गया था और वो भी घर के अंदर आ जाता है। इधर अनूप गुमसुम बैठा अपने काका के बारे में सोच रहा था कि कैसे भी काका के मन से ये बोझ हल्का हो जाए, नहीं तो वे शर्मिंदा होकर कुछ भी कर ना बैठे। तभी विजय उनके पास आकर बैठ जाते हैं। विजय के पास बैठा देख अनूप कहता है, क्यों, क्या हुआ काका? धनराज काका मान गए ना? क्या कह रहे थे? विजय, क्या बताऊं तुझे, बस अब ये जान ले कि अब हमारी इज्जत तेरे हाथ ही है। अनूप, अगर आपकी इज्जत मेरे हाथ ही है तो मैं अपने काका का सर कभी नहीं झुकने दूंगा। परंतु काका, मुझे करना क्या होगा? विजय, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हें कोमल से विवाह करना होगा। अनूप अटपटाते हुए से कहता है, क्या काका, आप ये कैसे सपना देख रहे हो? अरे काका, कहाँ वो पढ़ी लिखी और कहाँ मैं अनपढ़? ये रिश्ते के कोई मायने नहीं है। ये रिश्ता एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। वो पढ़ी लिखी है, वो हम जैसे गंवार को भला क्यों पसंद करने लगी? विजय, बेटा, विवाह तो दो दिलों का मिलाप होता है। उसमें अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव नहीं होता। तू तो मन का बहुत धनी है
और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू जैसे ही बाकी रिश्ते निभाता आया है वैसे ही आगे भी निभाता रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि तू उसे दुनिया की हर खुशी देगा। बस अब मेरी इज्जत तेरे ही हाथ में है। अब तू उसे नीलाम कर या उसे बचा ले। अनूप: काका, जब कोई बात आपकी इज्जत पर बनाए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। फिर शादी की क्या बात है। पर मेरी दो शर्तें हैं। विजय: तेरी कोई भी शर्त हो मुझे मंजूर है। बस तू बता क्या है तेरी शर्त। अनूप: मेरी पहली शर्त है कि आप वीरेन को माफ़ कर दोगे और उसे अपनी जायदाद से बेदखल नहीं करोगे। और मेरी दूसरी शर्त ये है कि मैं पहले कोमल से मिलना चाहूँगा। अगर वो इस शादी के लिए राजी होगी तो ही मैं शादी करूँगा। विजय: तू बड़ा ही दयालु है। अरे इतना कुछ होने के बावजूद भी तू उसे बचाना चाहता है। सच में तेरे जैसा बेटा हर किसी को नसीब नहीं होता। बस मुझे एक ही अफसोस है कि तू मेरा बेटा नहीं बल्कि भतीजा है। अनूप: ये क्या बोल रहे हो काका। अरे मैंने कभी आपको अपना चाचा समझा है। मैं तो हमेशा ही आपसे काका वो कहता हूँ। वो काका हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए, मगर आपने नहीं पाला होता तो मैं आज जीवित ही नहीं होता। और जो पालनहार होता है वो भी तो काका ही होता है। इधर धनराज घर आ जाते हैं और आंगन में ही एक खाट पर पड़ी थी उसी पर ही बैठ जाते हैं। आज उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वह अपनी पत्नी से पानी लाने के लिए कहते हैं। उनकी पत्नी साधना उन्हें पानी देती है और वहीं खाट के पास जमीन पर बैठ जाती है और धनराज के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरों को देखकर कहती है, क्या हुआ कोमल के पिताजी? आज आप ज़्यादा उदास लग रहे हो। आखिर बात क्या है? धनराज: कुछ बात नहीं है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या अनूप कोमल से शादी करने को राज़ी होगा या कोमल अनूप से शादी करने को राज़ी होगी या नहीं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।